कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं, रवि, अपने मौसा जी के यहाँ गया था, जो उत्तराखंड के एक शांत और सुंदर पहाड़ी गांव कौसानी में रहते हैं। मौसा जी की एक बेटी है, रवीना, जिसकी उम्र करीब 21 साल है। रवीना को देखकर कोई भी पहली नज़र में ठिठक जाए। उसका गहरा लेकिन चमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और होठों पर बसी एक हल्की सी मुस्कान में ऐसा सहज आकर्षण था जो दिल को चुपचाप छू जाए। कौसानी की वो सुबहें कुछ अलग ही थीं। घने बादलों के बीच से झांकती सूरज की हल्की किरणें, दूर कहीं मंदिर की घंटियों की मध्यम आवाज और आसपास फैली हरियाली जो दिल को एक अजीब सी शांति देती थी। रवीना रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी। मैं अक्सर नींद में होता, लेकिन एक बार खिड़की से बाहर झांका तो देखा वो बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर सुबह की धूप जैसे एक सुनहरी परत छोड़ रही थी। मैंने तब पहली बार उसे इतने करीब से देखा, और शायद उसी पल कुछ बदल गया। एक दिन मौसा जी बोले, रवि, जरा रवीना के साथ पास वाले झरने तक जाओ, कुछ जड़ी बूटियां लानी है जो उसकी माँ ने मंगवाए हैं। मैंने हामी भर दी। रवीना मुस्कुराए और एक टोकरी लेकर चल पड़ी। रास्ते भर वो पहाड़ियों की कहानियां सुनाती रही, कहाँ किस पेड़ के नीचे भूत देखा गया था और कौन सी चट्टान पर बैठकर कवि ने कविता लिखी थी। उसकी बातों में एक मासूमियत थी जो धीरे धीरे मेरे दिल को बांधने लगी। झरने के पास पहुंचे तो वो पानी के किनारे बैठ गई। उसके गालों पर पानी की छींटें पड़ी और बाल हवा में उड़ने लगे। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था, क्या ऐसे ही पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस करना कहते हैं। वो अचानक बोली, तुम बहुत चुप रहते हो रवि, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद बहुत ज्यादा। उसने मेरी ओर देखा, कुछ पल वैसे ही चुप रही, फिर नजरें झुका लीं। उस पल में जो खामोशी थी वो शायद शब्दों से कहीं ज्यादा बोल गई। उस दिन झरने से लौटते समय रवीना बहुत कम बोल रही थी। उसकी आंखों में कोई सोच थी, शायद कुछ कहना चाह रही थी या शायद खुद से ही कुछ पूछ रही थी। शाम को मौसी जी ने गरम गुड़ वाली चाय बनाई और हम सब बरामदे में बैठ गए। कौसानी की वो शामें पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवा और दूर गांव से आती ढोलक की थाप के बीच जैसे रुक सी जाती थी। मैंने रवीना को देखा, वो चुपचाप अपनी चाय में चम्मच हिला रही थी, जैसे कोई बात उसके मन में बार बार घूम रही हो। रात को जब मैं अपने कमरे में था तब दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। रवि, बाहर आ सकते हो? वो रवीना थी। मैंने दरवाज़ा खोला। वो छत की ओर इशारा करके बोली, तुम्हें कौसानी की रात कभी देखी है? हम दोनों छत पर जा बैठे। ऊपर तारे जैसे छत से लटक रहे थे, चारों ओर सन्नाटा, बस कभी कभी पहाड़ों में गूंजती किसी जानवर की आवाज़। कुछ देर खामोशी के बाद वो बोली, तुम कल जा रहे हो ना? मैंने धीरे से हाँ कहा। उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, अजनबी बनकर मत जाना। मैं चौंका, मतलब? उसने पहली बार मेरी आंखों में झांका और कहा, कभी कभी कोई आकर हमारे मन की दीवारें हिला जाता है, और जब वो लौटता है तो सब वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। तुम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। मेरे पास शब्द नहीं थे, बस इतना कहा, शायद मैं अजनबी बनकर नहीं जा सकता क्योंकि मैं कुछ अपना यहाँ छोड़ जाऊंगा। वो हल्के से मुस्कुराए और फिर पहली बार मैंने उसे थोड़ा और करीब से देखा। वो मुस्कान, जो अब सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो सच्ची लग रही थी, जैसे कोई दरवाज़ा खुला हो। अगली सुबह कौसानी की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। शायद वो ठंड मौसम की नहीं थी, बल्कि बिछड़ने के एहसास की थी। मैंने अपना बैग उठाया और जब आखिरी बार घर के आंगन में खड़ा हुआ तो रवीना कहीं नहीं दिखी। मौसा मौसी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ खालीपन था। रवीना कहाँ है? मैंने पूछा। मौसी ने कहा, शायद मंदिर की ओर गई है। वो रोज जाती है। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मन जैसे उसी पहाड़ी मोड़ पर अटक गया जहाँ कल हमने साथ बैठकर चाय पी थी। गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगी। तभी सामने वाली पगडंडी पर एक आकृति दिखी। वो दौड़ती हुई आ रही थी। रवीना थी, हाथ में एक छोटा सा पैकेट और आंखों में वही बात जो कल रात छत पर अधूरी रह गई थी। वो गाड़ी के पास आए, हाँफते हुए बोली, ये रख लो, मेरी पसंदीदा किताब है, जब कभी मेरी याद आए पढ़ लेना। मैंने किताब ली। वो एक पुराना, थोड़ा मुड़ा हुआ उपन्यास था, राही और रास्ता। उसके बीच एक पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग सफर में मिलते हैं, मंजिल तक नहीं जाते, पर वो सफर को खास बना जाते हैं। मैंने उसकी ओर देखा और कुछ बोलने ही वाला था कि उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते रवि, लेकिन अधूरे रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे छूटता वो गांव, वो मंदिर की घंटियां,
वो झरना और रवीना की वो चुप मुस्कान सब एक याद बन गए। 3 साल बाद मैं दिल्ली में था, अब एक पत्रकार बन चुका था। एक दिन ऑफिस के डेस्क पर एक लिफाफा मिला, बिना भेजने वाले का नाम। अंदर एक चिट्ठी थी, कभी फिर आओ कौसानी। वो झरना अब भी वही है, मैं भी रवीना। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं पहाड़ों की एक हल्की सी झलक थी और मन में फिर से एक नाम गूंजा, रवीना। अध्याय फिर लौट आना। मैंने उस चिट्ठी को कई बार पढ़ा। हर बार कुछ शब्द जैसे दिल के और करीब आ जाते। मैं भी रवीना, बस यही 3 शब्द, और 3 साल की सारी दूरियां जैसे एक पल में पिघल गईं। कौसानी लौटना एक अजीब एहसास था। वही पहाड़, वही मोड़, वही हवा, लेकिन अब सब कुछ और गहरा लग रहा था। स्टेशन से उतरते ही मेरे कदम खुद ब खुद उसी पगडंडी की ओर बढ़ गए जहां से 3 साल पहले रवीना दौड़ती हुई आई थी। घर वही था, बस दीवारों पर कुछ और बेलें चढ़ गई थीं। मौसी दरवाजे पर मिली, उन्होंने मुझे देखा और बिना कुछ कहे गले से लगा लिया। वो अब भी हर शाम झरने पर जाती है, मौसी ने बस इतना कहा। मैं चुपचाप झरने की ओर बढ़ा। सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था और हवा में ठंडक घुलने लगी थी। जब वहां पहुंचा तो दूर किनारे वही आकृति बैठी थी, वही घने बाल, वही शांत चेहरा, रवीना। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो बिना पीछे देखे बोली, तुम आओगे, मुझे पता था। मैं थोड़ा ठहर कर बोला, इतना यकीन कैसे था? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते अधूरे नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। हम दोनों चुप थे, बस झरने का पानी बोल रहा था। हवा कुछ कहना चाहती थी। रवीना ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, 3 साल में बहुत कुछ बदला है रवि, लेकिन एक चीज अब भी वैसी ही है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, मेरे मन में तुम्हारा वो आखिरी मुस्कुराता चेहरा। मैंने उसकी ओर देखा, अब वो मुस्कान मेरी भी आंखों में उतर आई थी। उस शाम हम बहुत कुछ बोले और बहुत कुछ बिना बोले कह दिया। मैंने उससे पूछा, अब अगर जाऊं तो क्या फिर वही किताब दोगी? उसने कहा, नहीं, अब अगर जाओगे तो साथ ले चलोगे। मैं चुप हो गया और फिर कहा, नहीं, अब जाऊंगा नहीं, अब यहीं रुकूंगा तुम्हारे पास, उस सफर के अंत में जो कभी मंजिल लगने लगा था। अध्याय वो 3 साल। रवि और रवीना अब रोज साथ होते थे, कभी झरने के पास, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, तो कभी घर की छत पर चाय के कप के साथ। लेकिन रवि को एक बात बार बार सोच में डाल रही थी, रवीना 3 साल तक कहाँ थी? उसने पहले कभी क्यों नहीं लिखा? और अब अचानक एक शाम रवि ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, रवीना, अगर पूछूं कि इन 3 सालों में तुमने मुझे क्यों नहीं लिखा, तो बुरा तो नहीं लगेगा? रवीना चुप हो गई, उसकी आंखें पहाड़ी धुंध की तरह कुछ छुपाने लगीं। नहीं रवि, बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो बताऊंगी वो सुनना थोड़ा भारी लग सकता है। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब जब लौटा हूं तो पूरी कहानी सुनने ही आया हूं। रवीना ने झरने की ओर देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा। हम उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा सके। बहुत जल्दी चला गया वो सब कुछ जो मुझे इस गांव से बांधे हुए था। उसके बाद मौसी चाहती थी कि मैं शहर जाकर पढ़ाई करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक तो पापा की यादें, दूसरा मन कहीं और ही अटका था। इन्हीं दिनों एक रिश्ता आया। माँ ने कहा, अब वक्त हो गया है। मैंने कोई विरोध नहीं किया, शायद अंदर से खाली थी। शादी तय हो गई, लेकिन रवीना की आवाज कांपने लगी। शादी के सिर्फ 2 हफ्ते पहले लड़के की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रवि स्तब्ध था, उसका गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, फिर कुछ नहीं रवि? रवीना मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान वही पुरानी नहीं थी। मैं फिर उसी झरने के पास आने लगी, रोज अकेले। पर धीरे धीरे लगा, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा वो जाना, सब अब भी यहीं थे। इन्हीं दिनों वो किताब हाथ लगी और उसी के साथ तुम्हारी यादों की भीतरी परत खुल गई। मैंने सोचा, अगर तुम अब भी वहीं हो जहाँ उस दिन छोड़ा था, तो शायद ये चिट्ठी पहुंचेगी। रवि की आंखें भीग गईं। उसने कहा, तुम इतने कुछ सह गई और फिर भी मुझे सिर्फ एक मुस्कान में वापस बुलाया। रवीना बोली, क्योंकि जब कोई लौटता है तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्वागत होना चाहिए। और अब उन दोनों ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, पहाड़ी बच्चों के लिए। किताबें, कहानियां और पहाड़ों की सादगी के बीच उनकी जिंदगी भी धीरे धीरे एक नई किताब बनती गई। अब वो किताब जिसमें रवीना ने लिखा था, कुछ लोग सफर में मिलते हैं, वो अब पूरी हो चुकी थी। आखिरी पन्ने पर अब रवि ने लिखा, और कुछ लोग सफर बन जाते हैं। एपिलॉग, किसी और की नज़र से।
15 साल बाद कौसानी। सर्दियों की सुबह थी। पहाड़ों पर बर्फ की हल्की चादर बिछी हुई थी। गांव अब भी वैसा ही था, थोड़ा शांत, थोड़ा रूठा, लेकिन अब और भी सुंदर। लाइब्रेरी अब एक छोटी सी पहाड़ी पाठशाला बन चुकी थी। उसके सामने एक 8 साल का लड़का बैठा था, हाथ में वही पुरानी किताब राही और रास्ता। दादी, इसमें कुछ पन्नों पर कोई लिखावट है, उसने कहा। रवीना अब थोड़ी झुकी हुई कमर और चांदी जैसे बालों के साथ बगल में आकर बैठी। उसने बच्चे के हाथ से किताब ली और धीरे से मुस्कुराई। हाँ बेटा, ये तुम्हारे दादू ने लिखा था, बहुत साल पहले। तो ये कहानी सच है? बच्चे ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ बिल्कुल, एक लड़का जो पहाड़ों से दूर किसी शहर से आया था और एक लड़की जो झरनों से बातें करती थी। दोनों को लगा था कि उनकी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन शायद किस्मत ने उन्हें एक और पन्ना दे दिया। और फिर क्या हुआ? बच्चे ने आंखें फैलाकर पूछा। रवीना दूर पहाड़ियों की ओर देखने लगी, जैसे वक्त के उस मोड़ को फिर से देख रही हूँ। फिर उन्होंने साथ मिलकर कहानियां गईं और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक जीवन जिया, सीधा, सादा, लेकिन ऐसा जो किसी उपन्यास से कम नहीं था। छोटा बच्चा मुस्कुराया और बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं भी किसी कहानी का हिस्सा बन सकूंगा? रवीना ने उसका सिर सहलाया। तुम तो पहले से ही हो, और याद रखना बेटा, जो कहानियां दिल से शुरू होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती, बस किसी और की जुबान में जीने लगती हैं। पुस्तक के अंतिम पन्ने पर अब एक नई पंक्ति जुड़ चुकी थी। कुछ कहानियां पन्नों में नहीं, पीढ़ियों में जिंदा रहती हैं। रवीना और रवि। अध्याय 1। नई कलम। बर्फ अब पहले से और घनी हो चुकी थी। हवाओं में वो ठंडक तो थी, लेकिन अब उसमें एक मिठास भी घुली थी। पहाड़ी पाठशाला के बाहर एक बोर्ड टंगा था, रवि रवीना पुस्तकालय एवं जीवन कथा संग्रहालय, जहां प्रेम, संघर्ष और शिक्षा एक साथ सांस लेते हैं। अंदर एक युवा लड़की बैठी थी, अन्वी, उम्र करीब 22 साल, रवि और रवीना की पोती। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली थी, जिसके पन्ने समय से थोड़े पीले हो गए थे। उसमें लिखा था, आज मैंने रवीना को पहली बार झरने के पास देखा। रवि अन्वी उस पंक्ति को बार बार पढ़ रही थी। वो लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन अब तक उसे कोई ऐसी कहानी नहीं मिली थी जो उसकी आत्मा को छू सके। और अब उसे मिल गई थी। अन्वी की पुस्तक, झरने के उस पार। अगले कुछ महीनों में अन्वी ने दादी दादू की कहानी को शब्दों में ढाला। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, ये एक जीवन दर्शन था। कैसे सच्चा प्यार इंतजार करता है, कैसे समय की मार से भी रिश्ते टूटते नहीं, और कैसे अधूरी शुरुआतें भी संपूर्ण हो सकती हैं। किताब का विमोचन हुआ दिल्ली में। मंच पर अन्वी खड़ी थी और सामने विशाल भीड़। उसने कहा, मैंने आज तक बहुत कहानियां पढ़ी, लेकिन जो सबसे सुंदर कहानी थी वो मेरे ही घर में जन्मी थी, दादी की आंखों में, दादू की चुप मुस्कान में। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये एक संदेश है। अगर भावना सच्ची हो तो इंतजार भी पूजा बन जाता है। अंतिम अध्याय। झरने के पार। शाम ढलने लगी थी। कौसानी की हवाओं में आज कुछ अलग सी गुनगुनाहट थी। फूलों में एक और खुशबू थी, और झरना आज थोड़ा और संगीत बजा रहा था। रवि और रवीना अब उम्र के उस मुकाम पर थे जहां बालों में चांदी, आंखों में कहानियां और हाथों में अभी भी एक दूसरे की गर्माहट थी। वो दोनों उस झरने के पास बैठे थे, वहीं जहां पहली बार रवीना ने कहा था, अजनबी बनकर मत जाना। ... उद्धरण चिन्ह। रवि ने उसकी ओर देखा। उसकी सिलवटों से भरे चेहरे में अब भी वही मासूमियत थी। अगर आज भी मैं चला जाऊं? रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। रवीना ने उसकी उंगली थामी और बोली, तो इस बार मैं साथ चलूंगी। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, पुराना, लकड़ी का। उसमें एक चांदी की अंगूठी थी, सीधी, साधारण, लेकिन भीतर एक नक्काशी। झरने के पार। रवि ने उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कहते हैं शादी 2 बार होनी चाहिए, एक बार दुनिया वालों के लिए और एक बार बस दिल के लिए। आज मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिर से मेरी बनोगी? रवीना की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर वही पुरानी धीमी मुस्कान। हर जन्म में, हर बार मैं तुम्हारी रहूंगी रवि, क्योंकि तुम वो हो जो मेरे भीतर कहीं जीता है, मेरी धड़कनों के बीच। रवि ने अंगूठी पहनाई। उस उम्र में भी उनकी उंगलियां कांपी नहीं, क्योंकि प्यार ने कभी उन्हें थकने नहीं दिया था। उस रात रवि और रवीना बरामदे में बैठे आसमान के तारे देख रहे थे। रवि ने धीमे से रवीना के कंधे पर सिर रखा और कहा, अगर जिंदगी एक बार फिर शुरू हो, मैं फिर से कौसानी आऊंगा, तुम्हें फिर से देखूंगा झरने के पास, और फिर से कहूंगा, तुम्हारे साथ सब कुछ पूरा लगता है। रवीना बोली, और मैं फिर से वही कहूंगी, अजनबी बनकर मत जाना।
अंतिम दृश्य। अगली सुबह सूरज चढ़ा तो 2 कप चाय ठंडी हो चुकी थी। बरामदे में 2 कुर्सियां थीं और दोनों पर अब कोई नहीं था। लेकिन झरने की आवाज अब भी बह रही थी। कुछ आवाजें शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती हैं, और वो अब भी वहां थे, रवि और रवीना, झरने के पार, एक दूसरे की बाहों में, हमेशा के लिए। कुछ प्रेम कहानियां शब्दों से आगे की होती हैं, वो बस महसूस की जाती हैं। निर्णय, कंक्लूजन। झरने के उस पार सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, ये 2 आत्माओं की यात्रा थी, रवि और रवीना, जिन्होंने वक्त, दूरी, दुख और अधूरेपन के बावजूद अपने प्रेम को थमने नहीं दिया। उनका रिश्ता उस तरह का नहीं था जो सिर्फ जवानी में खिलता है और फिर मुरझा जाता है। यह उस झरने जैसा था, लगातार बहता हुआ, शांत, लेकिन भीतर एक गहराई लिए हुए। अंत में जब उम्र की सांझ आए और समय की दीवारें पास आ गईं, तब भी उन्होंने एक दूसरे को चुना, बिना शर्त, बिना डर, बिना पछतावे। ये कहानी हमें यही सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वह बस बदलता है रूप में, रंग में, लेकिन गहराई में नहीं। और कुछ प्रेम कथाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ जी नहीं जाती, वो अमर हो जाती हैं। सारांश, समरी, तत्व विवरण। मुख्य पात्र रवि, दिल्ली से, रवीना, कौसानी की पहाड़ियों की लड़की। प्रेम की शुरुआत एक झरने के पास, छुट्टियों में पहली मुलाकात। विरह और संघर्ष, रवि की वापसी, रवीना का अकेलापन, पिता की मृत्यु, तय शादी और फिर दुखद हादसा। पुनर्मिलन 3 साल बाद, एक चिट्ठी के जरिए रवि का कौसानी लौटना। नई शुरुआत, एक साथ लाइब्रेरी की स्थापना, प्रेम को सेवा में बदलना। बुढ़ापे का प्रेम, जीवन की सांझ में भी एक दूसरे का हाथ थामे रहना, फिर से प्रपोज करना। अंतिम दृश्य, दोनों का साथ में शांत विदा लेना, शरीर मिट गए, प्रेम अमर हो गया। भावार्थ, प्रेम समय में नहीं, आत्मा में बसता है। असली प्रेम अधूरा भी हो तो पूर्ण होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ और प्रतिक्रिया हमें ऐसी ही खूबसूरत कहानियां लिखने और साझा करने के लिए प्रेरित करती है। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।